हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार, आई होप मस्त चल रहा है जिंदगी आपके एंड पर। आई होप सर पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही है। जिनके भी एग्जाम्स नवंबर 2022 में है या सीएस और सीए में है तो दिसंबर 2022 में है, धड़कने अब धीरे धीरे तेज हो रही होगी, पढ़ाई की टेंशन लग रही होगी और आपको लग रहा होगा जो भी पढ़ रहे हैं तो हम भूल रहे। ऐसा नहीं है, वो केवल और केवल एग्जाम का थोड़ा सा डर होता है, वो जो होना भी चाहिए। डोंट वरी। एंड सर आई होप फुल मोमेंटम में पढ़ाई चल रही है। एंड ये लेक्चर आपके सामने ला रहा हूं फॉर अमेंडमेंट्स इन इनडायरेक्ट टैक्स, जो नवंबर 2022 या दिसंबर 2022 के लिए रिलेवेंट है। तो सरकार, हम बात शुरू कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग? इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम्स, सीए फाइनल, सीएस फाइनल या सीएमए फाइनल, उनके लिए जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। सर आई होप पढ़ाई मस्त चल रही है, क्योंकि जिन लोगों ने भी आप लोगों पे भरोसा रखा है, सर वो भरोसा प्रूव करने का वक्त अब आ गया है। शुरू करते हैं हम पढ़ाई, शुरू करते हैं हम अमेंडमेंट्स, शुरू करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात। ओके, तो सर सबसे पहली बात शुरू करने से पहले बता देता हूं, अमेंडमेंट्स बहुत सारे नहीं हैं। मस्त होके पढ़िए, बिल्कुल रिलैक्स होके। एंड सर जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर मोर और लेस वही है, हल्के फुल्के कोई क्लैरिफिकेशन नेचर के अमेंडमेंट्स है, कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है सर। इसलिए मस्त होले होले मस्ती से एंड खुश होके विद पॉजिटिव एनर्जी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो सर आइए, सबसे पहली बात, हम अमेंडमेंट्स के लिए अगर बात कर रहे हैं तो हमको यह समझना पड़ेगा कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स आपके लिए रिलेवेंट है, क्या अमेंडमेंट्स आपको कहां तक के पढ़ना है। सर सबसे पहली बात, आपके एग्जाम्स सिंस नवंबर 2022 में है, तो सर एज पर द पॉलिसी ऑफ द आईसीएआई आपका एग्जाम मंथ जो होता है उससे 6 मंथ पहले तक के अमेंडमेंट्स आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। जैसा मैं हर लेक्चर में, हर बैच में, फर्स्ट लेक्चर में बताता हूं आपको सर, तो आपके लिए 30 अप्रैल 2022 तक के अमेंडमेंट्स रिलेवेंट है। अच्छा, आपने जो भी बैच लिया है या आपने ऑलरेडी अगर पहले पढ़ा हुआ है तो सर ऑब्वियसली अगर आपके एग्जाम्स या आपने जो लेक्चर लिए थे वो सर मई 22 वाले अगर लिए थे, मई 2022 के लिए जो अमेंडेड लेक्चर थे वो अगर आपने लिए थे, तो ऐसे केस में सर आपने जो अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कवर किए होंगे वो 31 अक्टूबर 2021 तक के ऑलरेडी कवर किए होंगे, क्योंकि मई 2022 के लिए 6 मंथ पहले तक के, मतलब 31 अक्टूबर 2021 तक के अमेंडमेंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो सर नवंबर 22 एग्जाम्स के लिए आपको 30 अप्रैल तक के जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो आपको एडिशनल और पढ़ना है। इसलिए दिस पर्टिकुलर लेक्चर विल कवर ऑल द अमेंडमेंट्स विच आर मेड बिटवीन दीज टू डेट्स। ओके, तो 1 नवंबर 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक के जो भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए, रिलेवेंट है, इफेक्टिव हो गए, वो सब हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। दिल थाम के बैठेगा, मस्त होके बैठेगा, विद फुल एनर्जी से बैठना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है सर। तो शुरू करते हैं हम अमेंडमेंट्स। अच्छा, सबसे पहली बात, ये अमेंडमेंट्स सर यहाँ पे नोट्स मैंने दे रखे अमेंडमेंट्स के। अब ये अमेंडमेंट के नोट्स जो है वो आपको कहां से मिलेंगे? सबसे पहली बात, ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके डिस्क्रिप्शन में इन नोट्स का मैंने सर लिंक दिया हुआ है। अच्छा, ये नोट्स वैसे कहां पर है सर? अपनी जो वेबसाइट है ymconcept.com, सर अपनी जो वेबसाइट है ymconcept.com, उसमें जो फ्री रिसोर्सेज है सर, सारे फ्री पीडीएफ, अमेंडमेंट नोट्स वगैरह जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सब मैं यहाँ अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये सीए फाइनल आइडेंटिटी नवंबर 22 अमेंडमेंट नोट्स मेन बुक यहाँ आपको मिल जाएंगे। अच्छा, समरी बुक अगर आपके पास थी पहले वाली, समरी बुक में भी अमेंडमेंट देखने हैं, उसके भी मैंने अपलोड कर दिए। क्वेश्चनर के भी मैं आने वाले वक्त में थोड़े दिन में अपलोड कर दूंगा। क्लियर सर? सेम वे इंटरमीडिएट के भी अपलोड हो जाएंगे सर। तो सर यहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हाँ, ये पीडीएफ फाइल जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको सर ये वाली फाइल मिलेगी जिसमें आपको सर लगभग 50-60 पेज मिलेंगे। ये पेजेस देखते ही आपको लगेगा ओ भाई जिंदगी तो बर्बाद हो गया। अरे ऐसा नहीं है सर, ये जो आपको बंच ऑफ पेजेस मिले हैं ये सारे के सारे अमेंडमेंट नहीं है। ये सर मैंने क्या किया है, अपनी जो मेन बुक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने मेन बुक के अमेंडमेंट डाउनलोड किए, जो हम मेन बुक से ही पढ़ने वाले सर अभी, तो मेन बुक के अमेंडमेंट्स अगर आप देख रहे हो तो मेन बुक में जिस भी पेज पर अगर अमेंडमेंट हुआ है तो सर उस पूरे पेज को मैंने यहां पर स्कैन करके आपके लिए अपलोड किया, मतलब उसकी पीडीएफ फाइल मैंने अपलोड करी है। और उस पेज पर जरूरी नहीं कि पूरा पेज चेंज हो, उस पेज पर जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लोज नंबर डबल ए इंसर्ट हुआ है तो इतना ही चेंज है,
फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पेज पर केवल ये 2 लाइन में मैंने ऐड करी थी क्योंकि वो अमेंडमेंट हुआ था इसलिए, तो सर पूरा पेज में कोई अमेंडमेंट नहीं है, केवल ये 2 लाइन्स चेंज हुई है। सर यहाँ देखिए, यहाँ से पॉइंट एनालिसिस शुरू हुआ है, वो यहाँ तक जा रहा है सर केवल, क्लियर। फिर भी मैंने पूरा पेज स्कैन किया, इसलिए आप केवल ये नंबर ऑफ पेजेस, जैसे यहाँ पर ये डिलीट हुआ है केवल, तो ये केवल इतना ही आपको देखना है, पूरा पेज अमेंडमेंट नहीं है, क्लियर। पूरा पेज जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वो पूरा चेंज नहीं हुआ है, उस पेज पर ये रिलेवेंट पोर्शन जो चेंज हुआ है वहाँ आपको आपकी बुक के अंदर आप उस पॉइंट को रिलेवेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बुक है मई 22 वाली, अभी आपके एग्जाम से नवंबर 22 में, सर नो नीड टू बाय द न्यू बुक, आप अपनी बुक के अंदर इन अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट इजीली कर सकते हो, इसलिए मैंने पूरा पेज ही स्कैन किया है, क्लियर। तो आपको पता पड़ जाएगा कि मेरे को ये अमेंडमेंट कहाँ इंसर्ट करना है आपकी बुक के अंदर, क्लियर, डन। तो सरकार पहली बात तो ये नंबर ऑफ पेज देख के डरने का नहीं, क्लियर। एंड आपको पता है सर हम पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पूरे माहौल के साथ पढ़ने वाले हैं, तो सर नेगेटिव बात तो आती नहीं सामने सर, क्लियर। इसलिए नंबर ऑफ पेज देख के नहीं डरना है, बहुत कम अमेंडमेंट्स है, और वैसे भी जब पढ़ा दूंगा आपको दिख जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड होगा तो ड्यूरेशन पता पड़ेगी सर कितने आवर्स का लेक्चर है यार, और क्या है, मस्त होकर पढ़ने का, क्लियर। तो सर हम शुरू कर रहे हैं क्या, अमेंडमेंट्स लेक्चर, अमेंडमेंट फॉर November 2022 ऑब्लिक December 2022 फॉर CS एंड CA इफ एनी, ओके। तो सर सबसे पहली बात अगर हम करें अमेंडमेंट्स को लेके, तो सबसे पहला जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है सप्लाई की डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 7, सप्लाई की डेफिनेशन। तो बच्चों अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए, एंड भारत माता की जय करते हुए हम शुरू कर रहे हैं अमेंडमेंट्स। सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ है सप्लाई की डेफिनेशन में, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में क्लोज नंबर AA इंसर्ट हुआ है साहब, क्लियर। अच्छा एक और बात, जहां पे भी पूरे पेज पर अमेंडमेंट है वहां मैंने ए लिखा है, ये देखिए ए, अरे ए फॉर एप्पल तो भैया आपने नहीं, CA में है तो सर ए फॉर अमेंडमेंट, हाँ जी, ओके। तो सर वहां आपको पता पड़ जाएगा कि यहां अमेंडमेंट है, और वैसे भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको भी, ओके। सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 उसमें क्लोज नंबर ए ऐड हुआ है। अच्छा पहले आपने अगर पढ़ा हो सप्लाई की डेफिनेशन, तो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 ये कहता है सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए, क्लोज नंबर बी एंड क्लोज नंबर सी, क्लियर। अभी बीच के अंदर सेक्शन नंबर 7 में सबसेक्शन 1 में क्लोज नंबर AA यहां पर इंसर्ट कर दिया है। अच्छा जब मैं AA पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा अरे यार ये तो मेरे को ऑलरेडी आता है, जी हाँ आपको नया ये पॉइंट आता है, कोई नया पॉइंट ऐड नहीं हुआ है सर। पहले आपको अगर पता हो शेड्यूल 2 पैरा नंबर 7 अनइनकॉर्पोरेटेड AOP BOI ने अगर अपने मेंबर्स को कोई गुड सप्लाई किया है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं, और सर्कुलर इशू हुआ था उसने बोला था कि अनइनकॉर्पोरेटेड AOP BOI ने अपने मेंबर्स को अगर कोई सर्विसेज दी है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता है सर। अरे हाँ है ना, तो वो शेड्यूल 2 के अंदर था सर। अब क्या हुआ सर, कई सारे कोर्ट्स ने सर कुछ डिसीजंस, कुछ जजमेंट्स इस तरह से दे दिए कि मामला झगड़े वाला हो गया सर। इंडिया के अंदर इस पॉइंट को लेके कई सारे कंफ्यूजन होने लग गए, क्योंकि सर्विस टैक्स में भी सेम पॉइंट था, अभी भी सेम पॉइंट है, और उसी टाइम से सर्विस टैक्स के जमाने से झगड़ा चल रहा था। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, ये अनइनकॉर्पोरेटेड AOP BOI ये एक तरह से क्लब है सर। हम खुद ने मिलके, हम मान लो 50 फ्रेंड्स है, 50 फ्रेंड्स मिलके हमने क्लब बनाया। अब हम क्या करते हैं, हर महीने पार्टी करते हैं, हम खुद ही कॉन्ट्री करते हैं और खुद पे ही खर्चा करते हैं। वो क्लब क्या करता है, पार्टी करता है सर। तो एक तरह से क्लब इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल मेंबर्स फॉर विच इंडिविजुअल मेंबर्स आर प्रोवाइडिंग फीस, गिविंग द फीस टू द क्लब। तो इसको सर सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। पर क्लब वाले क्या कहते हैं साहब, अरे हम खुद मिलके खुद के लिए ही खर्चा कर रहे हैं, खुद ही खुद को सर्विस दे रहे एक तरह से, तो इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ सर्विस एंड इट शुड नॉट बी चार्ज टू GST। ऐसा कई सारे लोगों ने झगड़ा पैदा कर दिया, ऐसा कई सारे लोग डिस्प्यूट कर रहे थे। तो सर उन डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, शेड्यूल 2 का पैरा नंबर 7 जो था, जिसने क्लेरिफाई किया था कि सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड AOP BOI टू इट्स मेंबर्स इज सप्लाई ऑफ गुड्स, वहां से तो किया डिलीट, और उसको स्पेसिफिकली सप्लाई की डेफिनेशन में ही इंक्लूड कर दिया, सो दैट कोई डिस्प्यूट करे ही नहीं, झगड़ा ही खत्म। जब स्पेसिफिकली एक्ट ने लिख दिया ये सप्लाई है, बात खत्म। तो सर डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया, जिस दिन से GST इफेक्टिव हुआ था 1 जुलाई 2000। सर भूल गए क्या, 1 जुलाई 2017 GST डे
सीए डे, डॉक्टर्स डे, अगर समझ नहीं आए तो डॉक्टर्स डे, समझ में आ गया जीएसटी तो सीए डे, समझ में नहीं आया तो डॉक्टर तो ही है सर, डॉक्टर्स डे। इसलिए 1 जुलाई 2017 जिस दिन से जीएसटी आया था सर, उस दिन से रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट किया, और रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट किया फाइनेंस एक्ट 2021 ने विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, और बोल दिया क्या, दिमाग खराब मत करना मंगल, ये सप्लाई है। क्लियर सर? अच्छा, शेड्यूल 2 से डिलीट करने का, डिलीट करके यहां डालने का पर्पस क्या है? देखो, शेड्यूल 2 आपको पता है सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 ए से गवर्न होता है बेटा। सेक्शन नंबर 7 सब अभी मैं पढ़ाऊंगा, अभी वैसे क्लोज नंबर डबल मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने ओवरव्यू दिया आपको केवल। सर आपको पता है सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1, सॉरी सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 ए से गवर्न होता है शेड्यूल नंबर 2। अरे क्लियर? और यहां पे लिखा है क्या, अगर कोई ट्रांजेक्शन ऑलरेडी सप्लाई है एज पर सबसेक्शन 1 तो ही शेड्यूल 2 देखने का बेटा। तो सर ऑल्दो वो ट्रांजेक्शन शेड्यूल 2 में लिखा था, पर लोगों का कहना था क्या, वो सप्लाई ही नहीं है, शेड्यूल 2 में तो जाना ही नहीं है सर। शेड्यूल 2 हम देखें क्यों? क्योंकि शेड्यूल 2 उन्हीं ट्रांजेक्शन के लिए हम देखते हैं, उन्हीं एक्टिविटीज के लिए हम देखते हैं जो ऑलरेडी क्या है, सप्लाई है। अगर वो सप्लाई ही नहीं है, हम शेड्यूल 2 क्यों देखें? क्योंकि शेड्यूल 2 कैनॉट ओवरराइड द टर्म सप्लाई, इसलिए गवर्नमेंट ने वहां से तो किया डिलीट, और सर यहां लाके स्पेसिफिकली रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यहां पे क्लोज नंबर डबल ए इंसर्ट कर दिया, और बोल दिया कि मंगल दिमाग खराब मत करना, अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई और उसके मेंबर्स दो अलग अलग पर्सन है, दो डिस्टिंक्ट पर्सन है, दो डिफरेंट पर्सन है, और उन्होंने अगर आपस में कोई ट्रांजेक्शन किया है, अगर उन्होंने आपस में कोई एक्टिविटीज करी है फॉर अ कंसिडरेशन, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आइए, ये मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया, अब मैं आपको बता भी देता हूं बैर एक्ट में क्या लिखा है बेटा। आओ बच्चों, आई होप समझ में आया, और आई होप आपको लग रहा है, पता है 4 पेज खत्म हो गया अमेंडमेंट के, और सर आपको लग रहा होगा अरे वाह मजा आ गया। बस ये कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए सर, इतना ही अमेंडमेंट हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। शेड्यूल 2 से डिलीट किया, क्लोज नंबर डबल ए में इंसर्ट कर दिया, बाकी ऐसा कोई नया पॉइंट ऐड नहीं हुआ है सर। आइए बच्चों देख लेते हैं हम सर। सर देखिए ध्यान से, ये बैरेक्ट पोर्शन मैंने दे रखा बुक के अंदर, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर डबल ए द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल, जैसे अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई जेवी जॉइंट वेंचर्स वगैरह, सर फ्रेंड्स क्लब, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, बहुत सारे क्लब है सर। द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर सर किसी क्लब ने अपने मेंबर को सर्विसेज दी है, एक्टिविटीज कराया, ट्रांजेक्शन किया है, और वाइस वर्सा, मतलब मेंबर ने क्लब को सर्विस दी है साहब, फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। भले वो कैश पेमेंट करे, डेफर्ड पेमेंट करे सर, बाद में पेमेंट कर देना, या एनी अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, कुल मिला के कंसिडरेशन है सर, तो वो सप्लाई के स्कोप में आता है, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। और इसको और भी अच्छे से क्लेरिफाई करने के लिए एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दिया। नाउ व्हाट डज दिस एक्सप्लेनेशन सेज? लुक एट दिस, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लोज इट इज हियरबाय क्लेरिफाइड दैट notwithstanding anything contained in any other law, हिंदुस्तान के किसी भी कानून में कुछ भी लिखा हो, we don't care, this will override. Sir, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment or decree or order of any court or tribunal or authority, किसी भी कोर्ट ने कुछ भी कहा, हमें कोई मतलब नहीं है, for the purpose of this clause the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions इंटर से मतलब इन दोनों के बीच में सर, सप्लाई ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस बिटवीन द क्लब एंड मेंबर्स shall be deemed to take place from one such person to another person. इनको सेल्फ सर्विस नहीं कहेंगे, सेल्फ सप्लाई नहीं बोलेंगे, वन पर्सन टू अनदर पर्सन सप्लाई मानेंगे। अगर क्लब ने मेंबर को सर्विस दी या मेंबर ने क्लब को सर्विस दी तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। ये कहने का मतलब है इसका। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। ये क्लोज नंबर डबल एक खत्म होता है अब। अच्छा, ये था डायरेक्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ाया वो। अब देखिए सर, यही जब मेरी बुक आप देखेंगे, अपनी बुक जब देखेंगे आप बेटा, उसमें अब इसकी वजह से जहां जहां ये पॉइंट का रेफरेंस आया था वहां भी मैंने चेंज रेफरेंस दिया आपको। तो सर वो पेज भी मैंने स्कैन करके अपलोड किया है सो दैट आपको अपनी बुक के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करने में डिफिकल्टी नहीं आए। ये सप्लाई की डेफिनेशन जो मैंने सप्लाई इन ब्रीफ दे रखा है वहां पे भी ये पॉइंट ऐड कर देना बेटा आपकी बुक के अंदर। ओके सर, समरी में मैंने ये पॉइंट दे रखा था। ओके, फिर जब एनालिसिस की बात करी हमने तो सर वो तो था डायरेक्ट पोर्शन। अब एनालिटिकल व्यू के अंदर मैंने यहां पे इस पॉइंट को इंसर्ट कर रखा है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 7(1) एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा। अच्छा,
ये तो डायरेक्ट पार्ट जो अभी हमने पढ़ा वो मैंने यहाँ रिपीट किया। फिर यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, ये सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ लिखा है सर, इफ एनी पर्सन इंक्लूडिंग एओपी और बीओआई इज इनकॉर्पोरेटेड, अगर उसका इनकॉर्पोरेशन हो गया है, अगर किसी एंटिटी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो अपने आप ही एज पर लो एक डिफरेंट एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती बेटा। क्लियर? तो अपने मेंबर से, अगर मेंबर से अलग पर्सन नहीं बन गया बेटा, मेंबर अपने आप में अलग पर्सन है और किसी एंटिटी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, जैसे कंपनी बन गई, पार्टनरशिप फर्म बन गई रजिस्टर्ड, तो ऐसे केस में वो अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गया है सर। समझे मेरी बात? तो ऐसे केस में तो डिस्प्यूट है ही नहीं। तो यहां मैंने क्या बोला है, इफ एनी पर्सन इंक्लूडिंग एओपी बीओआई इज इनकॉर्पोरेटेड देन अनडाउटेडली इट बिकम्स अ सेपरेट पर्सन बाय इटसेल्फ एंड सप्लाइज बिटवीन सच पर्सन एंड इट्स मेंबर्स और वाइस वर्सा शैल बी चार्जेबल टू जीएसटी। उसमें कोई डाउट है भी नहीं सर। बट टू रिमूव द एम्बिग्यूटी इट इज स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द टर्म सप्लाई retrospectively with effect from 1st July 2017 that supply of goods or service or both by any person including unincorporated AOP BOI other than an individual to its members or constituents or vice versa shall also be supply and will be chargeable to GST। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए मेंबरशिप फी और एनी अदर कंसिडरेशन पेड बाय मेंबर्स टू unincorporated AOP BOI, example Friends Club, Club Mahindra, etc. for availing various services is supply of service and will be chargeable to GST। सेम वे क्लब ने अगर मेंबर को गुड्स सप्लाई किए तो सर वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, या मेंबर ने क्लब को सर्विस दी है, मेंबर ने क्लब को गुड्स दिया, वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस कहलाएगा बेटा। क्लियर? डन। तो सर कुछ नहीं, जो पॉइंट आपको आता था उसी को अब लीगली इन्होंने सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 के स्कोप में स्पेसिफिकली इंसर्ट कर दिया और कोई खास बात नहीं है। अच्छा, ये सर्कुलर भी मैंने यहाँ पर इस पॉइंट के साथ डाल दिया क्योंकि अगेन ये सर्कुलर भी इसी टॉपिक से रिलेटेड था। ये सर्कुलर पहले मैंने शेड्यूल 2 के एंड में दे रखा था सर, क्योंकि शेड्यूल 2 के पैरा नंबर 7 के अंदर एओपी बीओआई की बात करी थी, तो वहां मैंने सर्कुलर दे रखा था, वहां से उठा के यहाँ डाल दिया। अच्छा, इस सर्कुलर के अंदर मैंने चेंज क्या किया, पहले रेफरेंस शेड्यूल 2 का दे रखा था इस सर्कुलर के अंदर पैरा नंबर 7 का, अभी जहां भी रेफरेंस की बात आई वहां मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, ये स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर डबल में इंसर्ट किया हुआ है। तो सर्कुलर में कोई अमेंडमेंट नहीं था, सर्कुलर तो पहले भी दे रखा था, अभी भी दे रखा। आप चाहे तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ सर्कुलर का सर। इश्यू नंबर 1, वेदर जीएसटी कैन बी लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय मेंबर ऑफ द जॉइंट वेंचर टू द जॉइंट वेंचर, मेंबर ने अगर जॉइंट वेंचर सर्विस दी है और वाइस वर्सा एंड इंटर से बिटवीन मेंबर्स ऑफ द जॉइंट वेंचर। तो इश्यू क्या है सर, अगर जॉइंट वेंचर ने मेंबर को सर्विस दी है या मेंबर ने जॉइंट वेंचर को सर्विस दी है या जॉइंट वेंचर या क्लब जो होता है उसके एक मेंबर ने दूसरे मेंबर को सर्विस दी है फॉर कंसिडरेशन, यस वो सप्लाई के स्कोप में आता है। और उसको क्लेरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने अब तो सीधी सीधी बात कर दी सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर डबल ए में, और बोल दिया मालिक क्या कि कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स या मेंबर्स दो सेपरेट पर्सन कहलाएंगे, और दोनों ने अगर आपस में एक्टिविटी करी है या ट्रांजेक्शन्स किए फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, वो सप्लाई के स्कोप में आएंगे। दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, और सर जीएसटी लगेगा सर। हाँ ना भाई, ये पॉइंट पहले भी था अभी भी, ये कोई खास बात नहीं है सर। इशू नंबर 2, वेदर जीएसटी कैन बी लेविड ऑन कैश कॉल और कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय मेंबर्स टू द जॉइंट वेंचर। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसमें कोई चेंज नहीं है। कैश कॉल जो होता है सर, जब भी क्लब या जॉइंट वेंचर अपने मेंबर से सर कंट्रीब्यूशन मांगता है उसको बोलते हैं कैश कॉल। अगर वो कैश कॉल रेवेन्यू नेचर का है सर, खर्चा है, तो फीस है, मेंबरशिप फी है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। पर अगर कैश कॉल इज ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन नेचर, सर हम सब ने मान लो 100 लोगों ने मिलके एक क्लब बना दिया फ्रेंड्स क्लब, और हमने बोला कुछ बड़ा सोचते हैं, हम सब ने 1-1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, विच इज कॉल्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये रिफंडेबल अमाउंट है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये मेंबरशिप फी नहीं है। अब ये 100 करोड़ जो फंड इकट्ठा होगा हमारा 100 मेंबर का 1 करोड़ ईच, इसको हम कहीं बड़ी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे और बड़ा कोई प्रोजेक्ट लेके आएंगे, उसमें कमाएंगे और सब सर मजे करेंगे। अरे हाँ है ना भाई, जो भी पैसा अर्न होगा हम सब में बांट देंगे सर। पर अब यहाँ पे जो 1 करोड़ हम दे रहे हैं, इट्स अ प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी, क्योंकि ये हमने इन्वेस्ट किया है, ये मेंबरशिप फी नहीं है, ये कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये रिफंडेबल अमाउंट है साहब, अ काइंड ऑफ रिफंडेबल अमाउंट है, इसलिए ये प्योर ट्रांजैक्शन इन मनी है। और आपको पता है सर, मनी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज। सर यहाँ पे क्लब ने कोई सर्विस नहीं दी है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे कोई जीएसटी नहीं लगता, पर कैश कॉल अगर रेवेन्यू नेचर का है तो उस पर जीएसटी लगता है। ये पहले भी पॉइंट था, अभी भी है सर, कोई खास बात नहीं है। क्लियर सर? लास्ट पॉइंट और देख लीजिए, वेदर जीएसटी कैन बी लेविड
ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव्ड बाय अ जेवी फ्रॉम इट्स मेंबर, मेंबर ने जॉइंट वेंचर को सर्विस दी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फ्रेंड्स क्लब बनाया, 100 मेंबर है, हर महीने मीटिंग रखना, हर महीने कोई वेन्यू डिसाइड करना, हर महीने पार्टी ऑर्गेनाइज करना, हर महीने हर मेंबर से कंट्रीब्यूशन लेना, हिसाब रखना, ये सब काम कौन करेगा? तो किसी एक मेंबर ने बोला ये सब काम मैं कर लूंगा, पर मेरे को मंथली 10,000 रुपये फीस आपको देना पड़ेगा। तो मेंबर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू क्लब या जॉइंट वेंचर, यस, फॉर अ कंसिडरेशन, सप्लाई के स्कोप में आएगा और जीएसटी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर, डन। तो कोई खास बात नहीं। इसी के साथ ये पूरा पॉइंट खत्म होता है अब। और ये देखिए सर, ये सेकंड अमेंडमेंट, ये क्या है सर? शेड्यूल 2 पैरा नंबर 7, जो यहां से डिलीट होके अलग से क्लोज नंबर डबल ए बन गया। देखिए मैंने यहां लिखा है, omitted by Finance Act 2021 retrospectively with effect from 1st July 2017 is it is specifically included in the term supply under section number 71AA, क्लियर। तो शेड्यूल 2 पैरा नंबर 7 अभी क्या हो गया भाई? डिलीट। ध्यान रखिएगा एग्जाम में कभी एओपी बीओए का क्वेश्चन आता है तो अब सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर डबल ए का रेफरेंस दीजिएगा सर, शेड्यूल 2 का रेफरेंस मत देना। अब आप आइए बच्चों, बढ़ते हम अगले अमेंडमेंट की तरफ। सर सबसे खास बात अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करें, एक सेकेंड सर, चैप्टर नंबर 3 टाइम ऑफ सप्लाई कोई अमेंडमेंट नहीं। चैप्टर नंबर 4 वैल्यू ऑफ सप्लाई कोई अमेंडमेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 5 इनपुट टैक्स क्रेडिट, जी हाँ अमेंडमेंट है, अच्छा अमेंडमेंट है, और सर छोटा सा एक क्वेश्चन बन भी सकता है इस पे। आइए सर, सबसे अच्छा पॉइंट पता है सर, हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने एक बहुत ही भारी काम कर दिया है, और भारी काम क्या किया है? 1 जुलाई 2022 से बोल दिया है क्या सर? पहले जो था ना रूल नंबर 36 और रूल नंबर 4 कि प्रोविजनल बेस पे आप 5% क्रेडिट ले सकते हो, खत्म, मामला उड़ा दिया, अब ना हो पाएगा। और बोल दिया क्या सर? सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 सबमिट करेगा, सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 सबमिट करेगा, और वो क्रेडिट अगर आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करेगी तो ही क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट कोई प्रोविजनल बेस पे नहीं मिल सकता। पहले था ना सर कि आपके जीएसटीआर 2A में अगर क्रेडिट नहीं भी आ रही है फिर भी एलिजिबल क्रेडिट का 5% क्रेडिट प्रोविजनल बेस पे ले सकते हो, हटा दिया साहब। सर समझना, ये तो डायरेक्ट पार्ट है सर, ये है सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2, उसका क्लोज नंबर डबल ए इंसर्ट किया नया सर, और रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 रिप्लेस किया सर। इन दोनों को साथ में पढ़ाता हूं बेटा मैं, ये दोनों साथ में सर एक दूसरे के लिंक्ड है सर। अच्छा पहली बात तो ये सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2, पहले मैं आपको डायरेक्ट पोर्शन के हिसाब से बताता हूं, फिर मैं एनालिटिकल पॉइंट की तरफ आ जाऊंगा। वैसे मैंने आपको आइडिया दे दिया कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं। सर सप्लायर जीएसटीआर 1 सबमिट करेगा, हमारे जीएसटीआर 2B में वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट करेगी तो ही हम ले पाएंगे क्रेडिट, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। 1 रुपए का भी प्रोविजनल क्रेडिट हम नहीं ले पाएंगे अगर आपके 2B में क्रेडिट नहीं आ रही तो, समझे? यस, पहले था ना 5% 10%, हट गया हेडेक। वैसे एग्जाम्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करूं तो आपके लिए तो इजी हुआ है सर कि प्रोविजनल क्रेडिट का हेडेक खत्म, पर सर प्रैक्टिकल बिजनेसमैन की बात करें तो साहब उसकी तो बैंड बज गई बेचारे की। पर फिर भी चलो वो छोड़ो, वो दर्द अपने, अभी दर्द इधर हमारे ऑलरेडी सीए फाइनल के दर्द सर बहुत है, आप उनके दर्द हमको मत बताओ। ओके सर, हम पॉइंट की तरफ बात करते हैं। सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2, ध्यान देना बेटा। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट जब शुरू होता है उसका फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 16, फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 16, और सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ व्हिच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है साहब। सर सेकंड कंडीशन, सेकंड सब सेक्शन, सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 बोलता है हां भाई हां क्रेडिट मिलेगा, मना नहीं कर रहे, पर ये पांचों कंडीशन पूरी होगी तो क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। पहले 4 कंडीशन थी, अभी क्लोज नंबर डबल ए बीच में इंसर्ट कर दिया। सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 में 4 कंडीशन थी पहले, अभी 5वीं कंडीशन ऐड कर दी कि सर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 सबमिट किया होना चाहिए और हमारे रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में वो कम्युनिकेट होना चाहिए सर, तब जाके क्रेडिट मिलेगा सर। अच्छा तो मैं 5 कंडीशन क्या वो बोल देता हूं सो दैट लिंकिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी आपकी। सर सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2, सर पहले जो 4 कंडीशन थी पहले वो बोल रहा हूं, और 5th जो बाद में ऐड हुई है, भली क्लोज नंबर डबल ए पे ऐड हुई है, सेकंड नंबर पे ऐड हुई है, पर मैं लास्ट में बोल दूंगा सर, तो आपको लिंकिंग बहुत अच्छे से होगा, मजा आएगा, आपको लगेगा मंगल मजा आ गया सर, हमको सारे पॉइंट लिंक भी हो गए। सर देखो बच्चों,
केवल अमेंडमेंट्स घुमाने से कुछ काम नहीं होगा, आपने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसके बीच में मुझे फिट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है सर, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो यहाँ पे है वो हाई ही रहे। क्लियर? तो हाउस द जोश हाई सर, वही होना चाहिए हमेशा सर। सर मेरा पॉइंट आपसे ये है, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, अगर ये चारों कंडीशन पूरी होगी तो क्रेडिट मिलेगा। अब वो चार कंडीशन कौन कौन सी थी? फर्स्ट, वो टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे आप क्रेडिट ले रहे हो वो आपको रिसीव हो जाना चाहिए, उसका पोजीशन वो आपकी पोजीशन में होना चाहिए सर। सेकंड कंडीशन क्लोज नंबर बी जो था वो था क्या सर, जिस गुड्स और सर्विस और बोथ का आप क्रेडिट ले रहे हो वो भी आपको रिसीव हो जाना चाहिए। जो गुड्स और सर्विस और बोथ जिसका आप क्रेडिट ले रहे हो वो आपको रिसीव हो जाना चाहिए। बिल टू शिप टू मॉडल है तो आपकी डायरेक्शन के बेस पर किसी थर्ड पर्सन को अगर गुड्स या सर्विस दिए तो जब उसको गुड्स या सर्विस रिसीव हो जाएगी, हम मान लेंगे हमको रिसीव हो गई और हमको क्रेडिट मिल जाएगा। सर थर्ड कंडीशन क्लोज नंबर सी बोलता था क्या, गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए साहब, गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए तो ही रेसिपिएंट क्रेडिट ले पाएगा, हाँ है ना। और सर ध्यान देना, अब गवर्नमेंट को टैक्स पे किया कि नहीं किया ये पता कैसे पड़ेगा? सर ध्यान देना, सप्लायर जीएसटीआर 1 सबमिट करेगा, हमारे जीएसटीआर 2B में क्रेडिट आ भी जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है, क्योंकि टैक्स पे करने के लिए तो जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ता है। अब यार सप्लायर ने जीएसटीआर 3B फाइल किया कि नहीं किया, और फाइल किया भी तो उसने पूरा टैक्स पे किया कि नहीं किया, हमको क्या पता। इसलिए क्लोज नंबर सी में बोला था क्या सर, एक बार आप प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट ले सकते हो एज पर सेक्शन 41, तो सर 3B में टैक्स पे किया कि नहीं किया उसकी गारंटी भी रेसिपिएंट को नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट बोला जो आप क्रेडिट ले रहे हो वो हम मान रहे हैं कि सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आपने प्रोविजनल बेस पे लिया है। कल को अगर ये प्रूव हो गया कि सर सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया, 1 फाइल कर दिया, आपकी 2B में क्रेडिट आ भी गई पर उसने 3B फाइल नहीं किया, तो कल को आपको क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी। ये क्लोज नंबर सी पहले भी था अभी भी है सर। क्लियर? एंड क्लोज नंबर डी, रेसिपिएंट अपना रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए साहब, रेसिपिएंट मस्ट हैव फाइल्ड हिज रिटर्न एज पर सेक्शन नंबर 39। ये चारों कंडीशन पूरी होगी तो क्रेडिट मिलेगा, ये चारों पहले भी थी सर। सर पर बीच में एक कंडीशन और ऐड हो गई है, क्लोज नंबर डबल है, वो बोलता है क्या, सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 सबमिट कर दिया होना चाहिए, उसने अपना स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी या जीएसटीआर 1 यूज करके उसने सर स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई सबमिट कर दिया होना चाहिए, और वो रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करना चाहिए डायरेक्ट। सर क्लोज नंबर डबल में तो लिखा है इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट, और कम्युनिकेट कैसे होता है? इन दी मैनर प्रिस्क्राइब्ड, और मैनर प्रिस्क्राइब क्या है? जीएसटीआर 2B बेटा, हाँ है ना। तो सर यहाँ पे ये कंडीशन ऐड हो गई है कि सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 सबमिट कर दिया होना चाहिए और रेसिपिएंट के 2B में वो क्रेडिट आ जानी चाहिए, तो ही क्रेडिट मिलेगा रेसिपिएंट को, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब वो पहले जो 5% प्रोविजनल क्रेडिट का फंडा था वो डिलीट कर दिया गवर्नमेंट ने सर। क्लियर? ये लैंग्वेज पढ़ लीजिए आप इसकी क्लोज नंबर डबल की, फिर मैं आपको रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 की लैंग्वेज पढ़ाता हूं, आपको पूरा क्लियर। द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर टू इन क्लोज नंबर ए हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन हिज स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड लिखा है, एंड सच डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 37। सर इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट, और कम्युनिकेट कैसे होगा सर? इन दी मैनर प्रिस्क्राइब्ड, और मैनर कहां दे रखा है? मैनर का मतलब क्या है? रूल नंबर जीएसटीआर 2B, हम आगे पढ़ते हैं रूल नंबर 36 रूल नंबर 4 में लिखा है क्लियरली। ओके, तो यहां पे तो ये लिखा है सप्लायर ने इनवॉइस या डेबिट नोट जो हमने क्लोज नंबर ए में पढ़ा वो उसकी इंफॉर्मेशन फर्निश कर दी होनी चाहिए सर इन हिज स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, एंड रेसिपिएंट को वो कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। और वो कैसे होगा सर? वो यहां लिखा है, या आप लिख दीजिए, या फिर बेटर ये मैं यहां लिखता हूं रूल नंबर 36 रूल नंबर 4, ये पूरा का पूरा सब्सिट्यूट हुआ है सर 1 जुलाई 2022 से डिलीट हो गया, पुराना वाला ये था, पुराना लो डिलीट कर दिया और नए पे आ गए हम। अब नया क्या बोलता सर? नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स द डिटेल्स ऑफ विच आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 37, जिसकी भी इंफॉर्मेशन एज पर सेक्शन नंबर 37 सबसेक्शन 1 आपको फर्निश करनी थी, और अगर आपने फर्निश नहीं करी तो रेसिपिएंट को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। पढ़ना ध्यान से, क्रेडिट कब मिलेगा? द डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अगर जिसने भी जीएसटीआर 1 को क्वार्टरली फाइल करने का स्कीम लिया हुआ है, क्यूआरएमपी स्कीम,
उसको फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए इनवर्स फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके वो इनवर्सेस फर्निश कर सकता है। तो उसने अगर इनवर्स फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवर्सेस फर्निश किए या जीएसटी 1 फाइल करके उसने इनवर्सेस या डेबिट नोट फर्निश किए होने चाहिए सप्लायर ने। एंड दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एंड द डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म नंबर GSR2B अंडर सब रूल नंबर 7 ऑफ द रूल नंबर 60। बेटा ये सब रूल नंबर वगैरह याद नहीं करोगे चल जाएगा। तो कुल मिला के रेसिपिएंट के GSR2B में वो रिफ्लेक्ट होगा तो ही क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। भारत माता की जय। समझे? यस, बहुत ही भारी कंडीशन हो गई सर। ये डायरेक्ट पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया सर, ये डायरेक्ट पोर्शन पढ़ाया मैंने आपको। अभी देखिए सर, ये मैंने एनालिटिकल पोर्शन में यहाँ पे क्लोज नंबर डबल ए दे रखा है। पहले जब आपकी पुराना एडिशन अगर आपके पास है, अगर आपके पास पुरानी बुक से ये क्लोज नंबर ए का जो चल रहा है एनालिसिस, इसमें रूल नंबर 36 के प्रोविजन चल रहे थे। यहाँ पर मैंने रूल नंबर 36 अब रूल नंबर 4 पहले इंसर्ट किया था आपकी बुक के अंदर, उसको प्लीज ओमिट कर देना, डिलीट कर देना सर, क्योंकि पहले अमेंडमेंट हो गया, अभी पहले वाला डिलीट हो गया और नया रूल नंबर 36 रूल नंबर 4 मैंने यहाँ दे रखा सर। ओके, तो सर क्लोज नंबर डबल ए जो मैंने इंसर्ट किया है वो बोलता है क्या, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ द ITC इन GSR2B। सर यहाँ पे क्लोज नंबर डबल है सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 क्लोज नंबर डबल है जो ऊपर हमने पढ़ा था वो डायरेक्ट पोर्शन याद रखा है। रूल नंबर 36(4) जो भी हमने पढ़ा वो डायरेक्ट पोर्शन मैंने यहाँ रिपीट किया एंड इसका एनालिसिस मैंने यहाँ पे दिया जो मैंने आपको पढ़ाया बेटा। क्लियर? तो कुल मिला के सप्लायर ने अपना GSR1 सबमिट किया होना चाहिए या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फर्निश करके इनवॉइसेस या डेबिट नोट फर्निश किए होने चाहिए और वो हमारे GSR2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए तो ही क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट ना मिल पाएगा। क्लियर? आइए सर इसके इस एग्जांपल से समझ लेते हैं बेटा, एनालिटिकल एग्जांपल। सर यहां देखिएगा, आफ्टर रिवाइज्ड रूल नंबर 36(4) फ्रॉम 1 जनवरी 22, अच्छा टिल 31 दिसंबर 21 क्या होता था वो यहां दे रखा है। और जब ये रूल नंबर 36 अब रूल नंबर 4 आया ही नहीं था, ये रूल आया था कब, 9 अक्टूबर 2019, तब क्या होता था वो भी मैंने दे रखा है जस्ट समझाने के लिए बेटा। अच्छा पहले हम इस पे ध्यान देंगे, ओके, जो करंटली एप्लीकेबल है, उसके बाद पुराने टाइम की पंचायती और कर लेंगे सर, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रहे सर। आइए, एलिजिबल ITC अवेलेबल इन परचेज रजिस्टर, एज पर परचेज रजिस्टर आपके पास क्रेडिट कितना है बेटा, 1 लाख का। आपके एक्चुअल परचेज थे जिसपे GST आपने पे किया 1 लाख का, बट एलिजिबल ITC अवेलेबल इन 2B आपके GSR2B में ओनली 60,000 ही क्रेडिट रिफ्लेक्ट कर रहा है भाई। तो ITC दैट कैन बी क्लेम्ड एज द प्रोविजनल क्रेडिट, लड्डू लड्डू, हाँ जी हाँ, कुछ ना हो पाएगा। क्लियर? इट मीन्स टोटल ITC दैट कैन बी क्लेम्ड इन द GSR3B, हमें मान रहे कि जो पूरा क्रेडिट था वो सारा एलिजिबल क्रेडिट था बेटा, है ना, तो 60,000 ही मैक्सिमम क्रेडिट आप ले पाएंगे। सर ITC नॉट अलाउड इन GSR3B, जब आप रिटर्न सबमिट करेंगे तब ये 40,000 का क्रेडिट जो आपके 2B में नहीं आ रहा है वो आप नहीं ले पाएंगे। बस कह दिया ना, कह दिया, समझे? ये है इफेक्ट इसका। ओके, जब तक ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था, मतलब टिल 31 दिसंबर 2021 5% प्रोविजनल क्रेडिट ले सकते थे सर आप। तो सर पहले था 60,000 रुपये आपके आ रहे थे 2B के अंदर, पहले 2A हुआ करता था सर, तो उसका 5% मतलब 3,000 आप प्रोविजनल बेस पे ले सकते थे। तो पहले 63,000 का आप क्रेडिट ले पाते थे, 37 का नहीं मिलता था। क्लियर? तो 3,000 का एक्स्ट्रा क्रेडिट उन्होंने दे दिया प्रोविजनल बेस पे। और जब GST नया नया आया था 1 जुलाई 2017 से लेकर 8 अक्टूबर 2019, जब तक ये रूल नंबर 36 अब रूल नंबर 4 नहीं आया था तब तक ये फंडा था ही नहीं भाई। सप्लायर GSR1 सबमिट करे ना करे, आपके 2A में वो क्रेडिट आए ना आए, आप तो पूरा ही क्रेडिट लेना है सर। क्लियर? तो 1 लाख का क्रेडिट आपको एक्चुअली मिलना चाहिए था परचेज रजिस्टर के हिसाब से। 2A में आ रहा था क्रेडिट कितना, 60,000। क्लियर? पूरा 40 आप जो 2A में नहीं आ रहा है आपके, पूरा आप ले लीजिए और पूरा 1 लाख का क्रेडिट ले लो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला है। क्या था बेटा, जब GST नया नया आया तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया, प्यार किया SSC को, नहीं नहीं सब अच्छा होगा आपके लिए, सब अच्छा होगा, चिंता बिल्कुल ना करो सर, GST बहुत अच्छा कानून है, कोई परेशानी नहीं होगी, आप आइए, आओ सब आओ। और फिर चाटा लगाए धीरे से। क्यों? जब 36 सब रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 आया था तब इनिशियली प्रोविजनल क्रेडिट अलाउ की 20% की, 20 से कम किया कितना किया, 10, 36(4) में 10 से कम करके कितना किया बेटा, 5, और 5 से कम करके लड्डू 0 कर दिया बेटा। समझे? ये है सरकार हमारी बहुत जबरदस्त वाली। क्लियर? तो सर यहां पे अभी प्रोविजनल क्रेडिट इस तरह से, अगर आपके 2B में क्रेडिट नहीं आ रहा तो मना कर दिया। देखो बेटा इसके रिपल्केशन क्या है सर, सरकार ने कुल मिला के बोल दिया
कि तुम जिससे गुड्स या सर्विस परचेज कर रहे हो उससे टैक्स पे करवाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है साहब। मतलब खुद वसूल नहीं कर पा रहे तो उसके जो कस्टमर है, हम जो रेसिपिएंट जिसको क्रेडिट चाहिए उसको बोला कि तू उसे पे करवा टैक्स। वाह भैया, हमको क्रेडिट चाहिए तो हम टैक्स पे करवाए, क्यों तुम रिकवरी करने नहीं आ सकते क्या? समझे मेरी बात? तो दिस इज अ बिग हेडेक फॉर द बिजनेसमैन, पर ठीक है सर, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, क्या करें। अच्छा, इससे कहीं ना कहीं सिस्टम में भी सुधार हुआ है सर गवर्नमेंट के, क्योंकि क्या होता है सर, सप्लायर ने अगर टैक्स पे नहीं किया, सप्लायर ने अगर टैक्स पे नहीं किया, अब समझना बात को, तो उसका जो कस्टमर है वो सबसे ज्यादा उसको पिंच कर सकता है, क्योंकि सर कस्टमर खोने का डर सबको होता है। अगर वो सप्लायर चोर निकला, रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिल पाई, तो कल को वो रेसिपिएंट उससे जब परचेज करेगा तब वो बोलेगा तू तो चोर, हम तेरे से परचेज नहीं करेंगे, हम किसी और से परचेज करेंगे, तो उस बिजनेसमैन को हमेशा लॉस होगा बिजनेस का। इसलिए गवर्नमेंट ने ट्रिक खेली कि सर इसके कस्टमर को परेशान कर दो, कस्टमर परेशान होंगे तो सप्लायर अपना आप लाइन पे आ जाएगा सर। ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने खेली है, और सर बोला कि हमारा रिकवरी प्रोसेसिंग बहुत इजी हो जाएगा, हमको रिकवरी करने जाना ही नहीं पड़ेगा। सर वो सप्लायर अगर चोर निकला तो उसके कस्टमर ही उसको परेशान कर देंगे, तू टैक्स पे कर, तू टैक्स पे कर, नहीं तो हमारा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। समझे? ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की सर, हाँ है ना। पर इसकी वजह से बिजनेसमैन का कंप्लायंस बर्डन बढ़ गया है कि एवरी मंथ अगर कोई इनवॉइस उनके टूबी में नहीं आ रहा है तो उनके अकाउंटेंट को या उनके जो ऑफिस टीममेट है उनको सर फॉलोअप लेना पड़ता है उन सप्लायर से जिनसे उन्होंने गुड्स या सर्विस परचेज करी है, कि भाई साहब अपना GST 1 सबमिट कर दो, और 1 सबमिट करोगे तो टूबी में हमारा क्रेडिट आएगी, और टूबी में आएगी तो फिर हम क्रेडिट ले पाएंगे। और बाद में ध्यान रखना, केवल 1 सबमिट करने से कुछ ना हो पाएगा, 3B भी सबमिट करके टैक्स पे कर देना, क्योंकि जो भी क्रेडिट हमारे टूबी में आ रही है, हम ले तो रहे क्रेडिट, पर वो एक तरह से सर वो कंडीशनल क्रेडिट है, कि कल को अगर सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया गवर्नमेंट को, तो जो क्लोज नंबर C दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्रेडिट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी सर, क्योंकि क्लोज नंबर C में लिखा है क्या, गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाना चाहिए सर, है ना। यस, अच्छा ध्यान देना, करंट मंथ के GST टूबी में क्रेडिट नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ के टूबी में अगर क्रेडिट आ जाए तो नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं सर। क्लियर? और आपको पता है मैक्सिमम क्रेडिट कब तक ले सकते हैं सर, एज पर सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 4। सर जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड इनवॉइस है या जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड डेबिट नोट है, वहां से वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक आप क्रेडिट ले सकते हो सर, हाँ है ना। तब तक टूबी में क्रेडिट आ गया, ले लेना, बाद में तो कुछ ना हो पाएगा। क्लियर? डन सर, ये सारी बातें मैंने आपसे कर ली। अच्छा एक और बात, आपने जब रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 पढ़ा था सर पहले, तब उसके रिगार्डिंग एक लंबा चौड़ा सर्कुलर भी इशू हुआ था सर, 5% प्रोविजनल क्रेडिट कैसे मिलती थी उसका पूरा कैलकुलेशन दे रखा था सर। अब सिंस प्रोविजनल क्रेडिट ही हट गया 5% वाला, तो पूरा सर्कुलर ही डिलीट हो गया, मतलब डिलीट मैंने कर दिया है सर, अब उसका कोई रिलेवेंस रहा नहीं, पर उसका एक पॉइंट बड़ा अच्छा था, रिलेवेंट था, वो मैंने यहां रखा है सर। तो सर रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 का जो सर्कुलर आपकी बुक में दे रखा था उसको भी आप मत पढ़िएगा, केवल ये एक छोटा सा पॉइंट उसमें से काम का है। ये सर्कुलर नंबर मैंने दे रखा है 123/42 ऑफ 2019, उसमें से केवल एक पॉइंट ही काम का जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सर। अच्छा वैसे आप पढ़ चुके हो, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है सर। सर्कुलर का ये पॉइंट क्या है बेटा, कि सर ये रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 की जो रेस्ट्रिक्शन है ये किन पे अप्लाई होगी, आप ध्यान से देखिए बेटा डायरेक्ट पोर्शन को, ये डायरेक्ट पोर्शन है सर। सर रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 की रेस्ट्रिक्शन की इनका क्रेडिट आपको तभी मिलेगा जब आपके टूबी में ये क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रही है। ये रेस्ट्रिक्शन कब अप्लाई होती है, उन्हीं इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स the details of which are required to be furnished under subsection 1 of section number 37। मतलब as per section number 37 subsection 1 अगर आपको कोई इनवॉइस या डेबिट नोट इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड एज पर सेक्शन नंबर 37 सबसेक्शन 1 इन योर GST 1 और यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, और वो इनवॉइस अगर आपने फर्निश नहीं किया, वो डॉक्यूमेंट अगर आपने फर्निश नहीं किया, तो रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगी। पर अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसपे सेक्शन नंबर 37 सबसेक्शन 1 लगता ही नहीं है, सर हमने पढ़ा था सर देयर वर 6 एक्सेप्शन जिनको GST 1 सबमिट करने की जरूरत नहीं होती थी सर, तो उनके अगर डॉक्यूमेंट हमको रिसीव हुए तो आप क्रेडिट लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। उसकी एग्जांपल के लिए यहाँ पे सर्कुलर ने दे रखा है सर, इस सर्कुलर ने कि सर द टैक्स पेयर मे अवेल फुल ITC इन रेस्पेक्ट ऑफ IGST पेड ऑन इंपोर्ट। अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है, बिल ऑफ एंट्री फाइल करके आपने गुड्स का कस्टम क्लियरेंस कराया होगा, आपने वहां पे IGST पे किया होगा सर अंडर सेक्शन नंबर 37, उसका आप क्रेडिट ले लीजिए, भले वो क्रेडिट आपके GST 2B में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं सर।
क्योंकि दैट इनवॉइस दैट डॉक्यूमेंट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड थ्रू GSTR1, और क्योंकि वो तो कस्टम के थ्रू आता है ना सर, और डॉक्यूमेंट्स इशूड अंडर RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप खुद ही टैक्स पे करते हो, खुद पे इनवॉइस इशू करते हो और खुद ही क्रेडिट लेते हो बेटा, है ना बच्चे, क्लियर। तो अगेन जिस पे RCM लग रहा है, दैट पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश द इंफॉर्मेशन यूजिंग GSTR1, एंड क्रेडिट रिसीव फ्रॉम ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर पे GSTR1 अप्लाई नहीं होता, उसको तो GSTR6 सबमिट करना पड़ता है बेटा, है ना। इसलिए सर गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जिन पे सेक्शन नंबर 37 सब सेक्शन 1 अप्लाई नहीं होता है, उनका तो आप क्रेडिट लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, भले वो 2B में नहीं आ रही फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रेडिट ले लेना ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ असेसमेंट, क्लियर। तो सर यहाँ पे तो आप क्रेडिट लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिन पर नॉर्मल इनवॉइस, डेबिट नोट एटसेट्रा, जिन पर सेक्शन नंबर 37 सब सेक्शन 1 अप्लाई होता है, जिनके लिए GSTR1 फर्निश करना कंपलसरी है, उन लोगों के इनवॉइसेस अगर उन्होंने फर्निश नहीं किए तो ऐसे केस में रेसिपिएंट क्रेडिट नहीं ले पाएगा। माहौल सर, अच्छा ये पॉइंट पहले भी था अभी भी है, ध्यान देना, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है सर, ये रिलेवेंट था इसलिए मैंने पढ़ा दिया आपको। अब यहाँ पर माहौल खत्म। सर सबसे बड़ी बात पता है क्या सर, ये एक बड़ा अमेंडमेंट था जो चैप्टर नंबर 5 के अंदर था, खत्म होता है अब। अच्छा मैंने आपको इलस्ट्रेशन दे रखा था सर एक, वो एक्सप्लेन द कंडीशंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसमें भी पहले 4 कंडीशन लिखी थी, अभी 5 कंडीशन हो गई बेटा। तो ये 5th कंडीशन जो भी मैंने पढ़ा आपको वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी, आपके इलस्ट्रेशन में भी ये चेंज कर देना बेटा, ओके। देन अमेंडमेंट की वजह से आपकी बुक में जहां जहां चेंज हुए वो सब मैंने पेजेस यहाँ पे स्कैन करके अपलोड किए, सो दैट आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े, आपको सिंपली आपकी बुक के अंदर ये इनकॉर्पोरेट करना ही रहे सर। और पता है चैप्टर 5 इनपुट टैक्स क्रेडिट में और कोई अमेंडमेंट है ही नहीं। तो अगर एक लाइन में बात करूं तो आईटीसी में केवल एक अमेंडमेंट हुआ, जो प्रोविजनल क्रेडिट की कैलकुलेशन हुआ करती थी 5% वाली, वो अब कुछ नहीं करना है। सप्लायर ने GSTR1 सबमिट किया, हमारे 2B में क्रेडिट आएगी तो ही क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट ना मिलेगा। ओ सर कंपोजिशन स्कीम, सरकार आपको पता है ना, पहले 4 गुड्स अगर आप मैन्युफैक्चरर हो इन 4 गुड्स के, याद है, अरे पान मसाला, टोबैको, गुटखा, अरे हाँ है ना, एडिटेड वाटर विद स्वीटनिंग मैटर, पेप्सी, थम्स अप वगैरह, अरे हाँ है ना बच्चे सर, या आइसक्रीम, इनके अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो। यहां पर 4 गुड्स और ऐड कर दी गवर्नमेंट ने सर। तो सर अगर आप अब टोटली इन 8 गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, ये टेरिफ आइटम HSN कोड याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो गुड्स के नाम ध्यान रखिएगा बेटा। अगर आप इन 8 गुड्स के 8 कैटेगरी ऑफ गुड्स के मैन्युफैक्चरर है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, क्लियर। अब सर कौन कौन से गुड्स ऐड हुए, चलो पहले भी कौन से गुड्स थे वो भी देख लेते हैं, सो दैट पूरा सीक्वेंस ध्यान रहेगा आपको, जरूरी नहीं सीक्वेंस में याद करें पर सारे गुड्स ध्यान रहेंगे आपको। आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, एडिटेड वाटर कंटेनिंग एडेड शुगर एंड अदर स्वीटनिंग मैटर और फ्लेवर जैसे पेप्सी, कोकोला, थम्स अप एटसेट्रा। ऑल गुड्स दैट इज टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, क्लियर। इनके अगर आप मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन नहीं ले सकते थे, ये तो पहले भी थे पॉइंट, अब ऐड हो रहे हैं नए वाले पॉइंट। फ्लाई एश ब्रिक्स और फ्लाई एश एग्रीगेट विथ 90% और मोर फ्लाई एश कंटेंट, फ्लाई एश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स, अगर आप इनके मैन्युफैक्चरर है तो आप कंपोजिशन नहीं ले सकते। अरे आपने ब्रिक देखी ना, बट ईट सर, इनके अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, भले वो ईट कंस्ट्रक्शन वाली ईट है, भले वो फ्लाई एश से बनी हुई ब्रिक है बेटा, सर अगर आप इनके मैन्युफैक्चरर है आप कंपोजिशन नहीं ले सकते। ट्रेडिंग करते हो ले सकते हो कंपोजिशन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अर्दन और रूफिंग टाइल्स क्या होती है सर, आपने कई बार देखा होगा सर, जैसे फॉर एग्जांपल जल्दी याद आएगा आपको, कुल्लू मनाली वगैरह आप जाएंगे हिल स्टेशन पे, तो उनकी जो छत होती है ना, रूफ पे सर देखना, वो बहुत सारी जगह पर पुराने घरों में सीमेंटेड रूफ नहीं होती है, वो ये ऑरेंज कलर की ब्राउनिश ऑरेंज होता है ना बेटा सर, रूफिंग टाइल लगाता है ना बेटा छत पे, तो उनकी अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, अर्दन और रूफिंग टाइल्स, उनके अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो सर आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, क्लियर, डन। अच्छा अब टोटल कुल मिला के 8 गुड्स, 8 कैटेगरी ऑफ गुड्स हो गई जिनके अगर आप मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन नहीं ले सकते। अब ये पॉइंट यहां पे भी ऐड हुआ है। आगे जो सर्विस सप्लायर का कंपोजिशन स्कीम है, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 है, वहां पे भी सेम पॉइंट ऐड हुआ है बेटा, देख लीजिए आप, ये रहा, यही चारों गुड्स यहाँ पे ऐड हो गए सर, रहा है ना, और ये चारों गुड्स एक जगह और ऐड हुए, वो भी बता दूंगा बाद में मैं आपको सर। अच्छा एक और बात ध्यान रखिए बेटा, सर्विस सप्लायर का जो कंपोजिशन स्कीम है अंडर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A जो कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर है, वहां पर
सर ध्यान देना सर, ये 8 गुड्स मेंशन्ड है, 4 गुड्स तो ये थी ऑलरेडी, ये 4 गुड्स अभी जो ऐड हुई वो भी आ गई, पर ध्यान रखना अगेन अगेन सर आईसीएआई ने भी क्लेरिफिकेशन दे दिया अपने स्टडी मटेरियल के थ्रू कि अगर आप इनके मैन्युफैक्चरर है, अगर आप इनके मैन्युफैक्चरर है तो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं, पर सर अगर आप इनके ट्रेडर है तो आप कंपोजिशन ले पाएंगे सर। अच्छा, ये क्लियरिटी सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A में पहले नहीं थी सर, थोड़ा कंफ्यूजन था इसके अंदर। क्लियर, पहले लिखा था आप इनके सप्लायर नहीं होने चाहिए, इन नोटिफाइड गुड्स से सप्लायर नहीं होने चाहिए, सप्लायर इंक्लूड्स ट्रेडर एज वेल एज मैन्युफैक्चरर। क्लियर, और सर वहां पर जो सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 है, जो सर नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम है 1.5 करोड़ वाली, उसमें तो क्लियर लिखा था मैन्युफैक्चरर, पर यहां पे भी सर पूरा इंटरप्रिटेशन निकल चुका है, इंडस्ट्री में क्लैरिटी आ गई है। आईसीआई ने भी क्या कर दिया, अपने बुक के अंदर क्लैरिटी दे दी है और बोल दिया क्या, आप अगर सर्विस सप्लायर है और सर्विस सप्लायर्स अगर कंपोजिशन स्कीम ले रहे हैं, सर्विस सप्लायर अगर कंपोजिशन स्कीम ले रहे हैं तो वो उनको भी कंपोजिशन मिलेगी, पर दे शुड नॉट बी मैन्युफैक्चरर, दे शुड नॉट बी मैन्युफैक्चरर ऑफ द फॉलोइंग 8 गुड्स। अगर वो सप्लायर है, ट्रेडिंग करते केवल, तो सर ऐसे केस में कंपोजिशन लो, हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्लियर, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द अदर कंडीशन ऑब्वियसली। क्लियर, डन। तो सर सर्विस सप्लायर हो या नॉर्मल सर्विस सप्लायर वाली कंपोजिशन स्कीम हो या नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम हो, दोनों के लिए आप इन 8 गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए सर। ओके माहौल, आइए बच्चों। अच्छा, आपकी बुक के अंदर जो मैंने इलस्ट्रेशन दे रखा था सर, उसमें भी एक जगह ये इनके मैन्युफैक्चरर की रेफरेंस आई थी सर, तो वो पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया, इसलिए आपको ये दे दिया सो दैट आप अपने इलस्ट्रेशन के आंसर में भी इस तरह का करेक्शन कर पाए बेटा। आइए बच्चों, सर मजा आ गया। नेक्स्ट अमेंडमेंट बड़ा ही शानदार है सर, चैप्टर नंबर 8 सॉरी चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5। भाइयों बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट है अगेन। अच्छा, अब तक के जो अमेंडमेंट पढ़े शायद आपको लग रहा होगा कोई टफ अमेंडमेंट नहीं है, बहुत इजी है भाई, माहौल आराम से बन जाएगा अपना। ओके सर, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर की वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकते हैं, और सर्विसेज को नोटिफाई करके बोल सकते हैं कि ये सर्विसेज अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर सप्लाई करी, किसके थ्रू सप्लाई करी सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो ईसीओ विल बी कंसिडर्ड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। क्लियर, और एट प्रेजेंट वहां पे पहले 3 सर्विसेज थी, अभी 4 हो गई है, और उसमें भी फर्स्ट सर्विस होती है उसका थोड़ा सा स्कोप बढ़ा दिया सर। तो धीरे धीरे बात करते हैं हम सर। अभी 4 सर्विसेज नोटिफाइड हो गई सर, ओके, पर उसमें से फर्स्ट जो सर्विस थी ऑलरेडी उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट क्या, एड ऑन हुआ है सर। अरे रेडियो टैक्सी याद है, ओला उबर, देखो ध्यान से, फर्स्ट सर्विस जो नोटिफाइड थी, पढ़ना ध्यान से, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी। अरे ओला उबर, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, आगे ऐड हुआ है क्या, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल बेटा, एनी अदर मोटर व्हीकल, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल, मतलब किसी भी मोटर व्हीकल में अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर कर रहे हो और वो सर्विस अगर आपने ईसीओ के थ्रू सप्लाई करी है तो वह 95 लगेगा, दिमाग खराब करना ही मत, और वहां पर जीएसटी लगने वाला है और ईसीओ लाइबल होगा सर। एक चीज और मैं एग्जांपल देता हूं बड़ा शानदार इसके अंदर आपको सर। अरे ओला उबर रैपिडो एटसेट्रा वो तो है ही है, ध्यान देना बच्चों। आगे हम मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट चैप्टर नंबर 9 के अमेंडमेंट भी देखने वाले हैं, वहां पर ऑटो रिक्शा, बच्चों जल्दी मत करना, ऑटो रिक्शा ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय ऑटो रिक्शा वाज एग्जेम्प्ट, अभी भी एग्जेम्प्ट है, पर अगर वो ऑटो रिक्शा आपने बुक किया है थ्रू ओला उबर तो ऐसे केस में अब जीएसटी लग जाएगा सर। आगे हम पढ़ने वाले चैप्टर 9 में अमेंडमेंट हुआ है सर, वहां पर ऑटो रिक्शा और मीटर्ड कैब जो थी बेटा, वहां पर एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया और बोल दिया क्या, अगर ये सर्विसेज आपने ईसीओ के थ्रू सप्लाई करी जहां पे 95 लगता है तो ऐसे केस में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, तो वहां से तो उसको क्या टैक्सेबल, और यहां पर एनी अदर मोटर व्हीकल लिख के बोल दिया क्या सर, वो अगर आपने ईसीओ के थ्रू सप्लाई करी सर्विसेज ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स की थ्रू एनी अदर मोटर व्हीकल तो ऐसे केस में वहां पर 95 लगेगा और ईसीओ विल बी लायबल। वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर टैक्सेबल नहीं होगा, वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर को टैक्स पे नहीं करना है सर, टैक्स पे करना है ओला उबर को बेटा। हाँ है ना बच्चों, डन। तो सरकार ये मेजर इंपैक्ट था और डे टू डे लाइफ में एक एग्जांपल आपके रोज काम आएगा, इसलिए मैंने आपको ये ऑटो रिक्शा वाला एग्जांपल जानबूझ के यहाँ लिंक कर दिया। ओके सर, तो कुल मिला के सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर्स बाय अ रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल
तो ऐसे केस में सर अगर आपने ईसीओ के थ्रू सर्विसेज दी है तो 95 लगेगा साहब. ओके डन. अच्छा सेकंड, जो होटल अकोमोडेशन वाली सर्विस थी उसमें कोई चेंज नहीं है. थर्ड सर urbanclub.com, अर्बन कंपनी नाम हो गया सर अभी तो, है ना, हाउस कीपिंग सर्विसेज, वो जो पहले पॉइंट था वो भी अभी भी है सर, उसमें कोई चेंज नहीं. और जोमेटो और स्विगी को यहाँ पे ऐड कर दिया है सर. हाँ जी सर, जोमेटो और स्विगी को यहाँ पर ऐड कर दिया है. फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया है सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 में. ये फोर्थ सर्विस ऐड हो गई है. कौन सी? सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस. सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मतलब अगर आप स्विगी या जोमेटो से खाना मंगा रहे हो तो सर रेस्टोरेंट वाला जो सर्विसेज दे रहा है एक्चुअली सप्लायर वो है, पर उसने सिंस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज दी है तो वहां पर 95 अप्लाई कर दिया है. और वहां पर बोल दिया क्या, 95 के थ्रू ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ वो स्विगी या जोमेटो या एटसेट्रा विल बी ट्रीटेड एज इफ दे आर दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज. और उनपे सर उनपे सारी लाइबिलिटी आएगी सर. हाँ है ना भाई, क्लियर डन. जैसे मैं सैंडविच वाला हूं बेटा, अरे सर क्लासेस पढ़ाने के बाद क्या काम है, अंदर ही स्टेशन बाहर आपने देखा होगा सर, सर सैंडविच बना के बेचता हूं सर. अरे हाँ है ना सर, वो भी मक्खन लगा के. तो ऐसे केस में जो सैंडविच मैंने बेचा है अगर वो स्विगी के थ्रू बेचा है, जोमेटो के थ्रू बेचा है या किसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचा है तो ऐसे केस में 95 लगेगा. और ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ दे आर द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज. क्लियर डन. पर हाँ यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन दिया है. अगर कोई रेस्टोरेंट ऐसे किसी होटल के प्रीमाइसेस में, होटल में होता ना इन हाउस रेस्टोरेंट होता है, किचन होता है बेटा, अगर उस रेस्टोरेंट से आप खाना सर्व कर रहे हो थ्रू स्विगी या जोमेटो तो भी 95 है. पर अगर वहां पर उस होटल के अंदर किसी भी एक भी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन का रूम का जो टैरिफ है, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, वो अगर अबोव 7,500 रुपीज पर यूनिट है पर डे और इक्विवेलेंट, मतलब 7,500 से ऊपर है, 7,501 मिनिमम, 7,501 या उससे ऊपर अगर उसकी रूम रेंट है, तो ऐसे होटल में अगर कोई रेस्टोरेंट है तो भले ही वो रेस्टोरेंट ईसीओ के थ्रू सप्लाई करे वहां 95 नहीं लगेगा, बाकी हर जगह 95 लगेगा सब. मतलब मान लो सर होटल ताज गोवा, वहां आपने स्टे किया और मान लो ताज से सर आपने कोई ऑर्डर किया स्विगी के थ्रू खाना, और वहां पर ताज का जो रूम रेंट है वो मान लो किसी एक यूनिट ऑफ अकोमोडेशन का रूम रेंट है कितना, 30,000 रुपये पर डे. अब सर भले बाकी रूम के रूम रेंट सर 7,500 से कम हो, हमें कोई दिक्कत नहीं. एक भी रूम का रूम रेंट अगर 7,500 क्रॉस कर दिया है तो सर ऐसे केस में सर वो होटल के रेस्टोरेंट से अगर आपने खाना मंगाया है थ्रू स्विगी या जोमेटो तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलती है ये तो बड़े होटल है यार, बड़े लोग है, 7,500 से ऊपर वाला रूम यहाँ रहते हैं, ये तो कॉर्पोरेट लेवल का होटल है, ये टैक्स चोरी नहीं करेगा, ये मामला गड़बड़ नहीं करेगा, इसका टैक्स मैनेजमेंट प्रॉपर होगा सर, इसके कंप्लायंस पूरे अच्छे से होंगे, इसलिए वहां पर 95 मत लगाओ. वहां तो रेस्टोरेंट तुम ही टैक्स पे करना, दिमाग खराब मत करना साहब. क्लियर. पर अगर नॉर्मल रेस्टोरेंट है 95 लगेगा. अगर होटल के अंदर रेस्टोरेंट है पर उस होटल में जितने भी रूम है उन सबका रूम रेंट 7,500 या उससे कम ही रहता है तो ऐसे केस में सरकार 95 नहीं लगेगा, सॉरी 95 लगेगा. क्लियर. और वहां पर ईसीओ लायबल होगा सर. क्लियर. देख लीजिए सर यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ लो बेटा, पढ़ा तो मैंने पूरा दिया आपको. सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट एटसेट्रा लोकेटेड एट द स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस. और स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस को डिफाइन किया, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मींस प्रीमाइसेस प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन सर्विसेज हैविंग डिक्लेयर्ड टैरिफ, डिक्लेयर्ड टैरिफ मतलब एमआरपी, डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ एनी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन अबोव 7,500 रुपीज पर यूनिट पर डे और इक्विवेलेंट. हाँ है ना, पर डे और इक्विवेलेंट. अगर 7,500 से अबोव रूम रेंट है किसी एक भी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन का तो ऐसे केस में उस होटल के अंदर जो रेस्टोरेंट है उस पर 95 नहीं लगेगा. क्लियर. माहौल. इसी के साथ पूरा पॉइंट खत्म होता है. अब आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट. अच्छा, जैसे ये रेस्टोरेंट सर्विस ऐड हुई है, एक तरह से एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री इसमें इंसर्ट हो गया, 95 के स्कोप में आ गया, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ क्लेरिफिकेशन दिए. जो इंडस्ट्री में डाउट आ रहे थे उनको क्लेरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर भी इशू किया. अब सर इस सर्कुलर के कुछ पॉइंट तो मैंने यहां रखे और कुछ पॉइंट सिंस टीसीएस के रिगार्डिंग थे, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग थे, तो मैंने चैप्टर नंबर 10 के एंड में रखे. तो कुछ पॉइंट उस सर्कुलर के आगे आपको मिलने वाले, कुछ यहां मिलेंगे क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग जीएसटी ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट थ्रू ईसीओज.
फर्स्ट इश्यू देख लेते सर हम, आंसर आपको अपना मिलेगा, देखना सर. Would the ECOs be liable to pay tax on supply of restaurant service made by unregistered business entity? बेटा तो भाई मुझे बताओ, रेस्टोरेंट सर्विस तो अभी 95 में आई है. वो टैक्सी ड्राइवर याद है, रेडियो टैक्सी, वो तो पहले से था ना यार. तो यार किसने कहा है कि वो सैंडविच वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा तो ही 95 लगेगा? ऐसा कोई कंडीशन नहीं है. इसलिए जो सप्लायर ऑफ सर्विस है, मैंने जानबूझ के मेरा एग्जांपल दिया, रेलवे स्टेशन के बाहर, अंधेरी स्टेशन के बाहर मैं सैंडविच बेचता हूं, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं, पर अगर मैं ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा हूं तो यस 95 लगेगा और ईसीओ लायबल होगा. तो आंसर क्या है? यस, ECOs will be liable to pay GST on any restaurant service supplied through them including an unregistered supplier. कोई फर्क नहीं पड़ता. सेकंड, क्योंकि ECO को मान लिया एज इफ ही इज द सप्लायर, बात खत्म. अब सैंडविच वाला रजिस्टर्ड हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. Can the supplies of restaurant service made through ECOs be recorded as inward supply of the ECOs liable to reverse charge under section in GST 3B? ओ भाई, ये फंडे तो हमने 95 जो पढ़े थे तभी पढ़ लिए थे हमने कि सर जहां पर भी सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 लग रहा है वहां पे ईसीओ को माना है एज इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज. सर ये ईसीओ का इनवर्ट सप्लाई नहीं है, यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं, ये तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है. 95 इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सर. इसलिए यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करके बोला नहीं, ये रिवर्स चार्ज की सप्लाई नहीं है. 93 एंड 94 और रिवर्स चार्ज की सप्लाई, 95 इज फॉरवर्ड चार्ज. बस इसमें सप्लायर वो रेस्टोरेंट वाला नहीं कहलाएगा, सप्लायर ईसीओ कहलाएगा. पर ये तो सर आउटवर्ड सप्लाई ही है. लिखा है क्या आंसर में? नो, ECOs are not the recipient of restaurant services supplied through them. Since these are not input services to ECO, these are not to be reported as inward supply liable to reverse charge in GST 3B. बेटा ये इनका इनवर्ट सप्लाई नहीं साहब. थर्ड, would ECOs be liable to reverse proportional input tax credit on his input goods and services for the reason that input tax credit is not admissible on the restaurant services? सर मैं आपको समझा देता हूं बेटा. पहले तो मेरे को आपको थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा क्योंकि टैरिफ आपके सिलेबस में नहीं आता है. रेस्टोरेंट सर्विस को सर एक रिड्यूस्ड रेट का बेनिफिट दे रखा है. इनको बोला है आप केवल 5% की रेट से टैक्स पे करना. देखो कंपोजिशन स्कीम में भी 5% टैक्स इनके लिए, पर अगर इन्होंने कंपोजिशन नहीं लिया तो भी इनको 5% रेट का ऑप्शन दे रखा है. नॉर्मल रेट तो ही है सर इनके लिए. पर सर इनको बोला है क्या, आप चाहे तो केवल 5% टैक्स पे करें, पर कंडीशन क्या है, अगर आपने 5% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा. मतलब रेस्टोरेंट ने ऑलरेडी रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स का ऑप्शन अगर ले लिया तो अब इसने जो भी इनवर्ट सप्लाई लिया होगा, रेस्टोरेंट वाले ने जो इनपुट लिए होंगे, कैपिटल गुड्स लिए होंगे, इनपुट सर्विस लिया होगा, इनका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो वही क्वेश्चन अब यह खड़ा हो गया कि अगर ईसीओ लायबल है तो सर एक और चीज बताता हूं उससे पहले, पढ़ाने से पहले एक और बात, जहां पे भी इस तरह की कंडीशन होती है कि आप रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स से टैक्स पे करिए, 5% टैक्स पे करो, पर आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, तो फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42, रूल नंबर 43 जो प्रोपोर्शनल क्रेडिट के लिए रूल्स दे रखे सर, फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42, 43 इनको एग्जाम सप्लाई की तरह माना जाता है. मान लो अभी ईसीओ नहीं, ईसीओ को साइड में रखो सर. मैं मंगल, जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको पढ़ाता हूं बेटा, ये मैंने बताया नहीं पर आपको पता तो होगा सर. आई एम रजिस्टर्ड इन जीएसटी और सर पढ़ाने के बाद हम सैंडविच बना के बेचते सर. तो सर सैंडविच वाला जो मंगल है ये जीएसटी में सिंस रजिस्टर्ड है तो इसके सैंडविच जो बेच रहा है ये रेस्टोरेंट सर्विस है, इस पे भी जीएसटी लगेगा, पर मैंने वहां पे रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स का बेनिफिट ले रखा है. मैं 5% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन ले रखा है सर मैंने. क्लियर? अब मैं 5% टैक्स ही पे करता हूं रेस्टोरेंट पर रेस्टोरेंट सर्विस के लिए बोला है कि अगर आपने 5% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया है तो आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा. पर इधर मेरी कोचिंग सर्विस पे पूरा टैक्स लगता है साहब, नॉर्मल 18% टैक्स है. अब इसमें काम आने वाले कोचिंग सर्विस में काम आने वाले इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स सबका मेरे को आईटीसी मिलता है, पर रेस्टोरेंट में काम आने वाले इनपुट सर्विस, क्रेडिट, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलता. अब मेरे कुछ इनपुट सर्विस, कुछ कैपिटल गुड्स कॉमन है. जिस ऑफिस में मैं पढ़ाता हूं उसी ऑफिस में रेस्टोरेंट चलता है सर. कॉमन इनपुट काम होता है, कॉमन इनपुट सर्विस काम होता है, कॉमन कैपिटल गुड्स काम होता है. तो रेस्टोरेंट में जो काम आ रहा है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, यहां जो काम आ रहा है उसका क्रेडिट मिलेगा. तो प्रोपोर्शनेट हमको रूल नंबर 42, रूल नंबर 43 अप्लाई करके क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन आया क्या, अब ये ईसीओ 95 का सेक्शन 95 के थ्रू रेस्टोरेंट सर्विस
के केस में अब ईसीओ को लायबल कर दिया। अब ईसीओ जो रेस्टोरेंट सर्विस पे टैक्स पे करेगा वो 5% टैक्स अगर पे करेगा तो सर क्या सर उसको भी प्रोपोर्शनेट आईटीसी उसके इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स के को प्रोपोर्शन रूल नंबर 42 43 अप्लाई करके रिवर्स करना पड़ेगा? आंसर इज नो। क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, देखो ईसीओ क्या करता है बेटा, ईसीओ जैसे अमेजोन की बात करें हम, अमेजोन खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर। क्यों? जितने भी लोग अमेजोन पे गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं वो उनकी गुड्स बेचते, उसका एक कमीशन लेता है अमेजोन। तो अमेजोन कमीशन का एक बिल लिखता है इन सब सप्लायर्स को जिसमें नॉर्मल टैक्स पे करता है। अच्छा, अमेजोन खुद का गुड्स भी बेचता है। अमेजोन ऑल्सो सप्लाइज देयर ओन गुड्स और सर्विसेज ऑन विच दे चार्ज नॉर्मल जीएसटी। अब उस पे नॉर्मल जीएसटी लग रहा है, उनकी कमीशन पे नॉर्मल जीएसटी लग रहा है, वो नॉर्मल गुड्स है नॉर्मल सर्विसेज है जिसपे नॉर्मल 18% सपोज टैक्स है और सारा आईटीसी भी मिलता है। अब रेस्टोरेंट सर्विस नहीं आ गई साहब जिस पर 95 में इनको टैक्स पे करना है, तो सर जो इनका एग्जिस्टिंग मशीनरी है वो कोई इसमें काम आया है क्या? नहीं ना। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या कि ये तो 95 वाली सर्विसेज है, यहां पर जो ईसीओ जैसे स्विगी अगर सर रेस्टोरेंट सर्विस पे स्विगी को लायबल कर दिया टैक्स पे करने के लिए, तो एक तरह से जो रेस्टोरेंट की लायबिलिटी थी वो इसको पे करना है एक तरह से सर, हाँ है ना। पर सर इसको कोई प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो रेस्टोरेंट का 5% टैक्स जो इसको पे करना है वो पूरा टैक्स ये जो पे करेगा वो पूरा कैश के थ्रू पे करेगा। वो 5% टैक्स पे करने के लिए कोई दूसरा आईटीसी अगर उस रेस्टोरेंट के पास है, उस स्विगी के पास है, तो दूसरा आईटीसी वो कभी भी यूज नहीं कर पाएगा। क्योंकि सर स्विगी क्या करता है, जिन भी रेस्टोरेंट का खाना बेच रहा है उससे 20%, 15%, 40% कमीशन लेता है सर। ये वो कमीशन में नॉर्मल टैक्स लग रहा है, तो उसमें काम वाले इनपुट सर्विस क्रेडिट कैपिटल गुड्स सबका आईटीसी मिलेगा। पर रेस्टोरेंट सर्विस का टैक्स पे करने के लिए इसको लायबल कर दिया, तो केवल एक टैक्स पे करने की लायबिलिटी इस पे डाली साहब। टैक्स पे करने के पर्पस के लिए इसको सप्लायर माना गया है, इसलिए कोई रूल नंबर 42 43 लगाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोपोर्शनल रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपली क्या करेगा, इसका रेस्टोरेंट सर्विस पे जो लायबिलिटी आएगी 5% वो पूरा पे करेगा कैश में। जो दूसरा आईटीसी है वो अदर लायबिलिटी में काम लेगा, पर ये 5% टैक्स पे करने के लिए कोई आईटीसी यूज नहीं करेगा, ये कैश में पे करेगा। पर एट द सेम टाइम उसको कोई प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ये साफ साफ यहाँ पे इन्होंने समझा दिया। यहाँ पे भी लिख दिया सर पॉइंट नंबर 4 में, कैन ईसीओ यूटिलाइज इट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट टू पे टैक्स विथ रेस्पेक्ट टू रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ। अभी मैंने बोला आपको कि रेस्टोरेंट सर्विस का जो 5% टैक्स की लायबिलिटी है वो पूरा पे करेगा और कैश में पे करेगा, और उस लायबिलिटी को पे करने के लिए कोई क्रेडिट यूज नहीं करेगा सर। ये नो, एज स्टेटेड अबव, अभी जो मैंने ऊपर बताया बेटा, द लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स बाय ईसीओ एज पर सेक्शन 95 शेल बी डिस्चार्ज इन कैश इन रेस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस। बेटा क्लियर, डन, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस के रेस्पेक्ट में कोई आईटीसी नहीं मिलता। देन नेक्स्ट, would restaurant service and goods or services other than restaurant service sold by a restaurant to a customer under the same order be billed differently? Who shall be liable for raising the invoices in such cases? देखो बेटा, आपने रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर किया स्विगी के थ्रू। अब कई बार क्या होता है, आपने रेस्टोरेंट से कोई रेडीमेड गुड्स जो बनी हुई है, पैक्ड गुड्स होती है बेटा, वो भी परचेज कर ली बेटा, जो रेस्टोरेंट सर्विस के स्कोप में नहीं आता है। रहा है ना, फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक की बोतल मंगा ली आपने सर। अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसने नॉर्मल ट्रेडिंग के रेस्पेक्ट में ट्रेड करी सर, उसने कोई अलग से रेस्टोरेंट सर्विस का मार्जिन नहीं जोड़ा उसमें, या उसने कुछ और ऐसी गुड सप्लाई करी जो रेस्टोरेंट सर्विस के स्कोप में नहीं आता है। पर सर आपने स्विगी के थ्रू ऑर्डर किया है, उस रेस्टोरेंट को ऑर्डर किया है, और उस ऑर्डर के अंदर रेस्टोरेंट सर्विस भी है और कुछ अदर गुड्स और अदर सर्विसेज भी है। अब सेम ऑर्डर के अंदर दो सर्विसेज या दो मोर देन वन गुड्स और सर्विस परचेज किया, जिसमें से वन ऑफ द गुड्स और सर्विस इज रेस्टोरेंट सर्विस, और अदर कंपोनेंट जो है वो अलग दूसरे गुड्स और दूसरे सर्विसेज है जो रेस्टोरेंट सर्विस नहीं है। तो सर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि साहब सेक्शन नंबर 95 तो रेस्टोरेंट सर्विस पे अप्लाई हुआ है। अब उसी सेम ऑर्डर में कुछ अदर गुड्स अदर सर्विसेज भी है, तो उस पर 95 अप्लाई नहीं होता है। तो सर सुनना बात को ध्यान से, तो सेम ऑर्डर है, उसमें रेस्टोरेंट सर्विस का जो पोर्शन होगा, रेस्टोरेंट का जो बिल होगा उस पे 95 लगेगा और उस पे ईसीओ टैक्स पे करेगा, वहां पे 95 के प्रोविजन लगेंगे। बट द गुड्स और सर्विसेज आर बोथ विच आर सप्लाइड इन द सेम ऑर्डर बट दोज आर नॉट रेस्टोरेंट सर्विस, देन इन सच केस इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज गुड्स और सर्विसेज सिंपली दैट सप्लायर इटसेल्फ विल बी लायबल टू पे टैक्स एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर, और उस केस में केवल और केवल ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करेगा। क्या कलेक्ट करेगा साहब? टीसीएस। वहां पे 95 अप्लाई नहीं होता, आपको पता है।
तो 95 तो इन 4 नोटिफाइड सर्विसेज में होता है सर। क्लियर? इसलिए यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो, इसलिए बेटर क्या है सर, सेम ऑर्डर के अंदर भले ही रेस्टोरेंट सर्विस भी है और कुछ अदर गुड्स और अदर सर्विसेज भी है, बेटर क्या है इनका बिलिंग डिफरेंट हो, वरना ईसीओ को तकलीफ आएगी, क्योंकि 95 लग रहा है केवल रेस्टोरेंट सर्विस पे और ईसीओ शुड इनवॉइस ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस। बेटा पढ़ो, कंसिडरिंग दैट liability to pay GST on supplies other than restaurant service through ECO and other compliances under this act, including issuance of invoice to the customer, continues to lie with the respective suppliers. सर सारे अदर कंप्लायंस के लिए भी सर जब 95 लग ही नहीं रहा तो रेस्पेक्टिव सप्लायर लायबल है सर, इनवॉइस इश्यू करने के लिए भी वो लायबल है, टैक्स पे करने के लिए भी वो लायबल है। ईसीओ तो केवल, एंड ईसीओ बीइंग लायबल टू ओनली कलेक्ट टैक्स एट सोर्स टीसीएस ऑन सच सप्लाईज। ईसीओ तो केवल टीसीएस कलेक्ट करेगा साहब। इट इज एडवाइजेबल दैट ईसीओ रेजेस सेपरेट बिल, ECO raises separate bill on the restaurant service in such cases where ECO provides other supplies to a customer under the same order. तो सर बेटर क्या है, अगर सेम ऑर्डर के अंदर मोर देन वन सप्लाईज इसमें कुछ रेस्टोरेंट का पार्ट है तो रेस्टोरेंट सर्विस के लिए बिल रेज कर दे ECO, बाकी पोर्शन के लिए नॉर्मल जो सप्लायर जो एक्चुअली सप्लायर था वही बिल रेज करे, वही टैक्स पे करे, वरना कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी सर। क्लियर? डन। सर हु विल इश्यू इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू ECO वेदर बाय द रेस्टोरेंट और बाय द ECO। और आपको बताया है सर सेक्शन नंबर 95 में जो सर्विसेज नोटिफाइड है वहां पर सप्लायर ही कौन है सर, ECO, तो इनवॉइस भी कौन रेज करेगा, ECO। तो द इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू ECO अंडर 95 विल बी इशूड बाय ECO ओनली। बेटा हाँ ना, ये कोई नया पॉइंट नहीं है, पहले भी तो 3 सर्विसेज नोटिफाइड थी उसमें भी यही हो रहा था सर। लास्ट clarification may be issued as regard reporting of the restaurant service value, tax liability etc in the GST return। GST return में कहाँ डिस्क्लोज करना है, तो यहाँ बोला साहब रेस्टोरेंट सर्विस आने के बाद कोई सेक्शन नंबर 95 अभी अभी नया तो आया है नहीं सर, 95 तो पहले से था सर, हाँ है ना, तो जो अब तक हो रहा था वही करेंगे सर। यहाँ क्लेरिफाई करके बोला a number of other services are already notified under section number 95 in respect of such services ECO operators are presently paying GST by furnishing details in GSTR 3B। तो वैसे ही टैक्स पे करेंगे सर, क्योंकि यही सप्लायर है सर। 95 में जो नोटिफाइड सर्विसेज उसके लिए सप्लायर कौन है, ECO, तो 3B के थ्रू टैक्स पे करेंगे। द ECO में ऑन सर्विसेज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 ऑफ द CGST एक्ट इंक्लूडिंग ऑन रेस्टोरेंट सर्विस, भले रेस्टोरेंट हो या कोई भी हो, थ्रू ECO may continue to pay GST by furnishing details in GSTR 3B, reporting them as outward taxable supply for the timing। ये इनका आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई तो मानेंगे सर, क्योंकि ECO इज द सप्लायर, तो एज अ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लायर डिक्लेयर करके इनको टैक्स पे करना होता है। कोई नया पॉइंट नहीं, पहले भी यही था सर। बिसाइड्स ECO में ऑल्सो फॉर द टाइमिंग, जब तक रिटर्न में अलग से 95 के लिए अलग से कोई प्रॉब्लम नहीं आता तब तक, फर्निश द डिटेल्स ऑफ सच सप्लाईज ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अंडर सेक्शन 95 इन टेबल नंबर 7A1 और टेबल नंबर 4A ऑफ GSTR 1 एज द केस में भी फॉर द अकाउंटिंग पर्पसेज। अच्छा वैसे टेबल नंबर आप याद नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा सर, क्योंकि एग्जाम में इतना टेबल नंबर वगैरह नॉर्मली नहीं पूछता सर, आज तक तो नहीं पूछा है। आइए, रजिस्टर्ड पर्सन जो रेस्टोरेंट सर्विस एक्चुअली दे रहे, मान लो मैं रेस्टोरेंट हूं सर और मैं GST में रजिस्टर्ड भी हूं सर, पर मैंने कुछ सप्लाई स्विगी के थ्रू किया, कुछ मेरे रेस्टोरेंट पे लोग खुद आते हैं वहां पे मैं खुद सप्लाई करता हूं, तो जो स्विगी के थ्रू सप्लाई किया उस पर 95 लगेगा, जो मैं खुद सप्लाई कर रहा हूं उस पर मैं खुद टैक्स पे करूंगा, मैं खुद GST में रजिस्टर्ड हूं, तो वहां उनके लिए क्या बोला है, द रजिस्टर्ड पर्सन हु आर सप्लाइंग, जो GST में रजिस्टर्ड है, हु आर सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस through ECO under 95 will report such supplies of restaurant service made through ECO in table number 8 of the GSTR 1 and table number 3.1C of the GSTR 3B for the timing, क्योंकि उन सप्लाईज पर वो रेस्टोरेंट वाला टैक्स पे नहीं करेगा, उन सप्लाईज पर ECO टैक्स पे करेगा, इसलिए ये टेबल नंबर 8 ऑफ GSTR 1 एंड टेबल नंबर 3.1C में डिक्लेयर करेंगे इन 3B। बेटा क्लियर? डन, क्योंकि उस पर टैक्स उसको नहीं पे करना है, किसको पे करना है, ECO को पे करना है। बेटा क्लियर? माहौल, इसी के साथ ये सर्कुलर के रिलेवेंट पॉइंट यहाँ पे खत्म होते हैं। अब आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट एंड सर आपको प्रोविजन समझ में आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है सर। क्लियर? आइए सर मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट के भी 1-2 मिनट पढ़ ले क्या सर, या एक ब्रेक ले ले सर, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। माहौल क्लियर? पर हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपके लेवल पर आपके एंड पर ये टॉपिक्स पूरे होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एंड पे। सर ये पूरा लिंकिंग ऑफ द टॉपिक शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी अमेंडमेंट है, आराम से कवर होंगे, डोंट वरी, आराम से हौले हौले पढ़िए माहौल के साथ। ऑल द बेस्ट। क्लियर? टेक केयर और मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय माहौल।